ज्योतिष, ये शब्द सुनते ही मन में दुविधा आती है। कहीं पाखंड तो नहीं, या ये सत्य है ज्योतिष आज से नहीं, प्राचीन काल से अपनी सेवाएं देते आए हैं और यह कोई पाखंड नहीं होता। यह और बात है कि कुछ लोगों ने ज्योतिष के नाम पर पाखंड शुरू कर दिया है। ज्योतिष में क्यों हो रहा है पाखंड, कैसे हो रहा है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ रायपुर के नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, ठाकुर सर। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष आखिर क्या है, ज्योतिष आज किस स्थिति में है, और जो लोग आज ज्योतिष से जुड़ना चाह रहे हैं, ज्योतिष बनना चाहते हैं, इस विधा को सीखना चाहते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं और आज ज्योतिष किस स्तर पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं साथी संदेश लाइव। ठाकुर सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कहा कि ज्योतिष जो विधा है आज बहुत विवादित हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस विधा को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, गलत चीजों को पेश करके इस विधा पर सवालिया निशान लगा दिया है। आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये विधा क्या है और कितनी उपयोगी है। देखिए साहब, ज्योतिष का मतलब क्या है? जो हो ज्योति ईश की, वह ज्योतिष है, ईश्वर की ज्योति है। ये बहुत ही पवित्र, प्रकाश देने वाली, रास्ता दिखाने वाली, मार्गदर्शन देने वाली विद्या है। इसके कई शाखाएं हैं और ये हमारे आज की नहीं है। ज्योतिष के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, मैंने तो देखा है। कुछ नाड़ी ग्रंथ वाले चेन्नई में, बनारस में, रायपुर में भी रहे, शिव नाड़ी वाले, अगस्त नाड़ी वाले, ध्रुव नाड़ी वाले, ये विभिन्न नाड़ी ग्रंथ हैं जहां पर सिर्फ एक हाथ के अंगूठे के थंब प्रिंट लेकर के आपका पूरा इतिहास बता दिया जाता है। आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम और आपके जीवन की कुछ ऐसी सीक्रेट घटनाएं जो सिर्फ आप जानते हैं, उसको भी वो पूछते हैं। और जब आपने 100 प्रश्न में उत्तर में हाँ कहा, तब कहेंगे ये आपका प्रेडिक्शन है। और वो फिर कूट भाषा में है, उसका अर्थ खानदानी लोग ही निकालते हैं उनके, और उसमें कई हजार साल पहले के ये है, जिसमें शिव पार्वती का संवाद है, जिसमें माँ पार्वती शिव से पूछती है कि हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे, संतानें होंगी, उनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। तो हर एक के बारे में उन ताड़ पत्रों में आज भी लिखा हुआ मिलता है, नाम सहित। और आपके जीवन में पिछले जन्म के कर्म कांड भी अलग है, उसमें अगले जन्म का भी कांड है। तो उससे आप पिछला जन्म भी अपना जान सकते हैं, अपना अगला जन्म भी जान सकते हैं। अपने पिछले जन्मों में आपने क्या कर्म किए थे, उसका फल इस जन्म में आपको कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा, उसका भी उल्लेख है। और शांति का भी तरीका उसे बताया गया है। कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान बताते हैं, उसको करेंगे तो आपके जीवन के वो संकट दूर हो जाएंगे। आज ज्योतिष आजीविका हो गई है और लोग ज्योतिष के नाम पर धंधा चला रहे हैं। साधना नहीं है। ज्योतिष में बहुत सारे नियम है, जैसे कुछ चीजें मैं बता देता हूं, 4-5, कई बार मुझे भी इसका सामना करना पड़ा। ज्योतिष में स्पष्ट उल्लेख है, यदि आपका बॉस, आपका वरिष्ठ अधिकारी आपसे कुछ ज्योतिष जानना चाहता है, तो जब तक वह 3 बार आपसे अलग से निवेदन न करे, तब तक आप उसका भविष्य नहीं बताएंगे, भले उसको बुरा लगे। अगर आप बताएंगे तो आपका प्रेडिक्शन गलत होगा। पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस आप बिना पूछे नहीं करेंगे। ये लाभ, और जिस व्यक्ति से आपको लाभ की अपेक्षा है, उसका भी आप जो है कुंडली नहीं देखेंगे, भविष्य नहीं बताएंगे, जब तक वो विशेष रूप से आपके बाध्य न कर दे, या मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करे समर्पित भाव से, तभी उसको बताना है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। जो आदमी धन की अपेक्षा करता है, लोभ जिसके मन में है, उसका भी प्रेडिक्शन गलत होगा। ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जिसको धन का कोई लोभ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये उनका जीवन है। तो देख, कई कुंडलियां ऐसी भी पाई है मैंने,
मैं बहुतों का मैं फ्री देख देता हूँ, नहीं लेता उनसे। लेकिन मैंने देखा कुछ लोगों से लेना जरूरी होता है, अगर हम उनसे नहीं लेंगे तो वो हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है यार आपसे तो हम ले लेते हैं, और उनका काम हो जाता है। तो ये बहुत ही धार्मिक। और दूसरी एक और बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए ज्योतिष के अध्ययन की, ज्योतिष के ज्ञान की, ज्योतिष के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। सब आपके भीतर है, सारा ज्योतिष ज्ञान हर व्यक्ति के भीतर है, बशर्ते आप उसको पालें, उस साधना को करें। मैं आपको इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी थी जीन डिक्सन का उदाहरण दे रहा हूं नाम। उनका एक्सीडेंट हुआ, सिर में गहरी चोट लगी, वो बेहोश हो गई, उनको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे ही अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने नर्स कहा सिस्टर तुम्हारी तो वहां बहुत गंभीर है, तुम जाओ घर में। तो वो सोचे पागल हो गई है, लेकिन गए तो उसकी माँ, ऐसे कई लोगों के बारे में बताना शुरू किया, सब सही होना शुरू हो गया। माने मस्तिष्क के अंदर करोड़ों नस है, उसमें वो नस जागृत हो गई जिसमें हमारे पिछले जन्मों का कुछ सिद्धियां हैं, वो जागृत होकर बताना शुरू कर दी। तो अगर आप अच्छी साधना करते हैं, अगर आप थर्ड आई जागृत हो जाती है, आपको किसी विद्या की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी आदमी को उसको देखते ही, उसकी आवाज सुनते ही, उसकी फोटो देख करके भी उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ये साधना है, तपस्या है, आध्यात्म है, समर्पण है, ज्ञान है, ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास है, वही ज्योतिष है। बाकी चीजें ज्योतिष नहीं है। अब जैसे एक आजकल फंडा बता दूं आपको मैं, काल सर्प योग। मित्रों, काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है ज्योतिष में। बनारस में इस पर काफी शास्त्रार्थ हुआ था। मैंने कहा कि काल सर्प योग होता ही नहीं है, किसी भी ज्योतिष के मूल ग्रंथ में काल सर्प योग का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन आज सारे लोग काल सर्प की शांति कराने जा रहे हैं, और अधिकांश का सर्वे कर लीजिए, जिन्होंने काल सर्प योग की, तथा कथित योग की शांति कराई है, आने के बाद 3 महीने के अंदर बहुत से लोग बर्बाद हो गए। दोस्तों, सर ने एक ही चीज बताई कि काल सर्प दोष नहीं होता है, और काल सर्प दोष को लेकर के आज ज्योतिष जो एक सेवा का कार्य है, ये एक व्यवसाय, व्यापार बन गया है। हर व्यापार, हर व्यवसाय डर से चलता है। सर मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको डरा दिया गया। काल सर्प दोष, ये दो शब्द है, काल और सर्प। काल योग के नाम से डराया गया। काल और सर्प, काल तो काल होता है और सर्प तो डसने से हर कोई डरता है। तो ये 2 शब्द हैं जिसका हवा बना करके लोग योग और उसमें योग लगा देते हैं, और ये काल सर्प योग बता करके आपको लूटने का प्रयास जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इससे बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ज्योतिष एक विधा है। अगर इसमें, इस विधाओं में वेरिएशन की बात करें, कितने प्रकार के ज्योतिष होते हैं? देखिए, ये अलग अलग विधाएं हैं। एक तो हस्तरेखा भी बहुत ही पुरानी विधा है ज्योतिष का, ये तो है। अभी बीच में कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम भी आया था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया कि पराशर पद्धति ही श्रेष्ठ है, और हस्तरेखा भी थी ही। आजकल अंक ज्योतिष भी चल गया है निर्मला जी के रूप में, मुखाकृति विज्ञान भी है, वो भी चल रहा है। लेकिन ये अभी उतनी डेवलप नहीं, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। पराशर ज्योतिष से श्रेष्ठ अभी कुछ भी नहीं है। गणना करनी पड़ती है और साधना करनी पड़ती है, अध्ययन, अनुभव और ईश्वर की कृपा तो जरूरी है ही, वही श्रेष्ठ है मेरे विचार से। और जो वेदों पर जो आधारित है, हम उसी को सही मानते हैं। बाकी अभी डेवलप हो रहा है, टाइम लगेगा इसके विकसित होने में। पराशर पद्धति सबसे अच्छी पद्धति है। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहेंगे। आज कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिष बताते हैं और कंप्यूटर पर वो कुंडलियां बनाते हैं और उस पर प्रेडिक्शन करते हैं। हमारी आम जनता को ये बताइए कि ऐसे लोग कितने सही होते हैं, अगर गलत हैं तो इनसे कैसे बचा जाए, और कैसे ये पता किया जाए कि सही ज्योतिष कौन है? एक चीज आपसे कह दूं, ज्योतिष एक शापित विद्या है। माँ पार्वती ने, शंकर जी ने स्वयं उनको शाप दिया है कि कोई भी ज्योतिषी 80% से आगे नहीं जा सकता। ये आपको कोई ज्योतिष नहीं बताएगा, लेकिन उसके आगे भी जाया जा सकता है अगर आपकी साधना हो, आपकी तपस्या हो। और साधना तपस्या का मतलब है आपके मन में कोई छल, कपट, लोभ आदि नहीं रह जाता।
ईश्वरीय शक्ति आ जाती है हमारे भीतर और हम भविष्यवाणी सही करने में सफल होते हैं। वो हमारा ज्ञान नहीं है, ईश्वर की कृपा है, मैं तो यही कहूँगा। और ज्योतिषियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज्योतिषियों के संपर्क में न रहें, क्योंकि आज आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके मन में लालच रहता, जो डराता है आपको, मान लीजिए जो डरा रहा है आपको वो ज्योतिष तो है ही नहीं, क्योंकि डराया गया तो आप अनुष्ठान करवाएंगे, उसको पैसा मिलेगा। भविष्यवाणी कितनी सही होती है। और मैं कहता हूं अगर किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी आपको एक बार, कई लोग हैं कई जगह खाली टेस्ट करने जाते हैं, अगर किसी की भविष्यवाणी आपके प्रति 40-50% भी अगर सही जा रही है तो मान लीजिए उसको अप टू डेट ज्ञान तो है। आप और कहीं चक्कर मत लगाइए, एक बार जहां मन लग गया, जो सही फिट हो गया, जिसने आपकी कुंडली को मैच कर लिया, मतलब जिसका, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक डॉक्टर दवाई देता है आप पेशेंट को, ज्योतिष भी दवाई देता है, वो भी डॉक्टर है, आपकी समस्याओं को दूर करता है। तो जब एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास एक हम जाते हैं, उसकी दवाई हमको असर नहीं करती, एक साधारण डॉक्टर की दवाई असर कर लेती है। उसका क्या कारण है कि उस डॉक्टर का और उस पेशेंट का 7th हाउस मैच करता है, सप्तम भाव की मैत्री है, उसकी दवा असर करेगी। ऐसे ही किसी ज्योतिषी के सप्तम भाव से अगर जातक का 7वें भाव में मैत्री है तो उसकी भविष्यवाणी सही निकलेगी, अन्यथा ज्योतिषी का उससे अपयश मिलेगा। क्या बात है, ये तरीका है असली और नकली ज्योतिष पहचानने का। जो आपके बारे में 50% भी सही बता दे मतलब उसे ज्ञान है, और न बता पाए तो बिल्कुल वहां से उल्टे पांव लौट जाने में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों, ज्योतिष के बारे में और भी कुछ बातें हम करेंगे। जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा है कि ज्योतिष विद्या आत्मज्ञान पर आधारित है। मैं सही कह रहा हूं ठाकुर साहब? बहुत सही। आत्मज्ञान, इसके लिए पढ़ाई भी होती है, बहुत कुछ होता है, लोग पढ़कर भी ज्योतिष बनते हैं, लेकिन जब तक आपका मन उस ईश्वर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपके प्रेडिक्शन सही नहीं होंगे। ये ठाकुर साहब ने क्लियर कहा है। सर, एक अब आपसे एक सवाल लेंगे। जो युवा पीढ़ी है, हालांकि आजकल देखा नहीं जा रहा है कि कोई युवा ज्योतिष बनना चाहता है, ज्योतिषाचार्य बनना चाहता है, लेकिन जो आ रहे हैं जिनके अंदर ऐसी भावना है कि वो सेवा करना चाहते हैं, ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं, क्या संभावनाएं हैं उनके लिए इस फील्ड में? देखिए, ज्योतिष सबसे अच्छा काम है, आध्यात्म से संबंधित है, पुण्य का पुण्य मिल रहा है, ईश्वर का आप नाम भी याद कर रहे हैं, आपका काम भी चल रहा है। नए लड़के जो आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं आज बहुत, और लेकिन सब धंधे वाले आ रहे हैं अधिकांश। उनको नौकरी नहीं मिली, 8वीं 10वीं पास कर लिए, गए कलकत्ता में जाकर के 2 रुपए का जो स्टोन आता है खरीद लिया, 2-4 हजार रुपए का, बांग्लादेश में चले गए, वहां सबको टिका रहे हैं 2-2 हजार 3-3 हजार में। जो 8वीं 10वीं पास लड़का है वहां 15-20 हजार आराम से कमा लेता है, पहले शादी ज्योतिष के माध्यम से। ये काम चल रहा है, टोटली ठगी है। लेकिन सबसे पहली तो भाषा, देव भाषा कौन सी? संस्कृत। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानता हूं वैज्ञानिक रूप से भी संस्कृत है। संस्कृत में सारे हमारे मूल ग्रंथ है, हमारी देववाणी है। अगर हम संस्कृत का अध्ययन करें भाषा के रूप में तो बाकी सारी भाषाएं हम समझने लग जाएंगे। इवन अगर आप संस्कृत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तमिल को बहुत कठिन भाषा कही गई है, लेकिन जो संस्कृत जानता है वो तमिल के भाषा के भाव को आराम से पकड़ लेगा, क्योंकि संस्कृत से ही सारी संस्कृत और लैटिन 2 भाषाओं से उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हमारे संस्कृत के, लेकिन हम समझते हो अंग्रेजी से यहाँ पर आ रहे हैं। संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत के हमारे जो श्रीमद् भागवत को पढ़ें, हमारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, और जो विधिवत कक्षाएं चलती हैं ज्योतिष की, जहां पर सही माने में तो तथाकथित प्रोफेशनल लोग न हो, जैसे बनारस वगैरह में जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय वगैरह हैं, जहाँ संस्कृत और ज्योतिष पढ़ाया जाता है, वहां पढ़ें। और उसके बाद प्राइमरी ज्ञान तो आपको वहां पर होगा, लेकिन ऊंचाई के लिए आपको अंतःकरण को जगाना पड़ेगा। ईश्वर की साधना, तपस्या, मंत्र जाप, इष्ट देवी की आराधना, ये सब करें, आप बहुत अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं। अपने मन में लालच न पालिए, किसी को छल कपट आपके मन में नहीं होगा। आपका मन जितना सरल रहेगा, कुटिलता से दूर रहेगा, आपकी भविष्यवाणी उतनी सही होगी। सुन लिया दोस्तों आपने, मन में लालच अगर आया तो यह विधा वहीं समाप्त हो जाती है। और यही कारण है कि हमारे साथ जो ठाकुर सर बैठे हैं, इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज होगी और 48 से 55 सीटों के साथ
और सत्ता में आ गया। वही हुआ, सत्ता में 54 सीटों के साथ, 54 सीटों की लीड के साथ भाजपा काबिज हुई। तो ये सब अंतर्मन को जगाने की बात है। आप उसके पहले मैंने कहा था कि भाजपा की सरकार बनना तय है। ईफ एंड बट नहीं, सरकारी नौकरी में था, डिप्टी कमिश्नर था, आचार संहिता लागू हो गई थी, लेकिन एक ज्योतिष के हैसियत से मैंने लिखा कि भाजपा की सरकार बनना तय और हुआ। ये ईश्वर की कृपा है, मेरा कोई योग नहीं है। क्या बात है दोस्तों। एक अंतिम सवाल, आपके अंदर ये आत्मज्ञान कैसे और कब आया और कब से आपने प्रेडिक्शन करना शुरू किया? जी, मैंने कक्षा 8वीं से ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। स्वेच्छा से पढ़ता था मैं, और मेरे पिछले जन्मों के संस्कार हैं। जैसा कि शिवनाड़ी वालों ने मेरा पिछला जन्म का निकाला था कि मैं पिछले जन्म में मदुराई के पास में राज ज्योति था, राज कवि था और मठपति था। और उस समय मैंने इतना अत्याचार किया लोगों पर, जमीन को बचाने के लिए मठ की जमीन पर अपना स्वामित्व कर लिया ताकि मठ की रक्षा हो सके। मुझे वाक सिद्धि हो गई थी, मैं जो बोलता था सही हो जाता था। तो मैंने उसके कारण लोगों को डराना शुरू कर दिया, लोग डर गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। और मैं राजकवि भी था, तो मेरे दवा में बहुत पहुंच थी, बहुत मान था। मेरा नाम कोहड़े था, मेरे पिता का नाम पद्मनाभन था, मेरी माँ का नाम शारदा देवी था, ये तक उसमें मिला है। और इसके कारण मैंने जो किया, इस जन्म में सरकारी नौकरी में रहूंगा, सीधे राजपति पद पर जाऊंगा, और सरकारी नौकरी में सबसे अच्छा करने के बावजूद मुझे जीवन भर परेशानी रहेगी। और मैंने इस जीवन में पाया, जीवन भर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक नौकरी में सबसे अच्छी जगह रहने के बावजूद सबसे परेशान रहा। और बहुत सारी बातें हैं, आज कभी भी रहा, कविता आज हर विधा में मेरा दखल है, और राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान है साहित्य में। ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये कहूँगा। और राज कवि भी था और प्रशासनिक अधिकारी भी था, तीनों पिछले जन्म में था, इस जन्म में भी हूँ और अगले जन्म में भी रहूंगा। और कुछ मैंने अर्जित किया है, तो ये सब तय है साहब पहले से। और मैं उसी समय से मैंने ज्योतिष शुरू किया। और सरकारी नौकरी जिस दिन मेरी खत्म हो रही थी, आखिरी दिन था, मुझे बड़ी बड़ी पोस्ट का ऑफर मिला। एडवाइजर टू गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल के लिए भी हाईकोर्ट जज का रैंक होता है, मैंने मना कर दिया। मैं ज्योतिष में जन कल्याण के लिए आ गया। अब तक जो विजुअल देख पा रहे हैं, ये सारे अवार्ड हैं, ये सारे अवार्ड हैं जो ठाकुर साहब को ज्योतिष की दुनिया में प्राप्त हुए हैं। और यही कारण है कि इनकी प्रेडिक्शन इतनी सही होती है, क्योंकि लालच शब्द इन्होंने कभी अपनी आत्मा के अंदर जगाया ही नहीं। अगर लालच शब्द जाग जाए तो ये विधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कोई लाइन गलत नहीं है। जरूरत है हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करने की और ये जानने की कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने हर समस्या के लिए समाधान के लिए ठाकुर सर से मिल सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हम अपने आने वाले एपिसोड में ऐसे और भी शख्सियतों से आपको मिलवाएंगे और ऐसी बारीकियां बताएंगे उस विधा के बारे में, जिसे आप सुनकर समझकर आप उसकी भी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।